साल 1992 सोमालिया का एक वॉर जोन। इमेजिन कीजिए, धूल और चीख पुकार के बीच एक जवान अधिकारी की प्लेटून पर अचानक हमला होता है। हाँ, एक DSH हैवी मशीन गन से, राइट? बिल्कुल। तो वो अधिकारी अपनी पोजीशन लेता है और सामने दुश्मन को देखता है और गोली चला देता है। खतरा टल जाता है उस वक्त के लिए। सही बात है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब कुछ घंटों बाद उसे मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन में पूछा जाता है कि आपने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया या ट्रिगर दबाने का फैसला किस आधार पर किया, तो आपको पता है उस अधिकारी के पास कोई जवाब ही नहीं था। हाँ, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था उस वक्त। एग्जैक्टली, उसे याद ही नहीं था कि उसने ट्रिगर क्यों दबाया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम बस एक और युद्ध की कहानी नहीं सुनने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास सोर्स मटेरियल के रूप में बेहद खास और रॉ इंटरव्यू है। ये उसी अधिकारी एंड्रू मिलबर्न के अनुभव है जिन्होंने 31 साल तक US मरीन कोर में अपनी सेवा दी। एक प्राइवेट सैनिक से लेकर कर्नल तक का सफर, जहां उन्होंने UK में लॉ पढ़ना छोड़कर सीधे युद्ध के मैदानों का रुख किया था। सही कहा। और इस चर्चा का जो मेन लक्ष्य है वो सिर्फ हथियारों की बातें करना नहीं है। मैं ये देख रही थी कि कैसे हम मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध और मिलिट्री लीडरशिप की सच्चाई की गहराई में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वायलेंस का यानी अत्यधिक हिंसा का इंसानी दिमाग पर आखिर असर क्या पड़ता है। सही बात है। तो ये सफर सोमालिया की सड़कों से शुरू होकर फलूजा के घरों से गुजरता हुआ आखिर में यूक्रेन के ड्रोन युद्ध तक जाएगा। क्योंकि जब एक इंसान अपनी आधी जिंदगी हथियारों के बीच गुजारता है ना, तो वो दुनिया को कैसे देखता है ये समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो चलिए उसी सोमालिया वाले किस्से पर वापस लौटते हैं। क्योंकि वो जो मेमोरी लॉस वाली घटना थी ना, वो सिर्फ एक अजीब बात नहीं थी, बल्कि उस अधिकारी के लिए एक बहुत संगीन कानूनी जुर्म बन सकती थी। बिल्कुल बन सकती थी, क्योंकि देखिए उस वक्त सोमालिया में जो सेना थी वो एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन पे थी। इसका मतलब है कि वहाँ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी जो ROE थे वो बेहद सख्त थे। यानी गोली चलाने से पहले बहुत सोचना पड़ता था उन्हें। सोचना ही नहीं, कानूनी तौर पे तय करना पड़ता था कि सामने वाला एक पक्का खतरा है या नहीं। माहौल इतना रिस्ट्रिक्टेड था कि अगर किसी ने आतंकी से हथियार छीन लिया तो टेक्निकल ROE के हिसाब से खतरा खत्म हो गया। वेट, क्या मतलब हथियार छीनने के बाद वो आतंकी अपना हथियार वापस मांगने का दावा कर सकता था? हाँ, कानूनी तौर पर वो क्लेम कर सकता था। और ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बीच जब मिलबॉर्न पर मशीन गन से फायर हुआ और उन्होंने दुश्मन को मारा, तो मेमोरी एक्सक्लूजन की वजह से उनके दिमाग से वो पूरा क्रूशियल सीक्वेंस गायब हो गया, जिसमें उन्हें अपनी गोली चलाने के कानूनी आधार को याद रखना था, राइट? एग्जैक्टली। वो सीक्वेंस जहां वो जस्टिफाई कर पाते कि हाँ ये खतरा था इसलिए मैंने गोली चलाई। लेकिन अगर मैं बाहरी नजरिए से देखूं तो ये जो मेमोरी एक्सक्लूजन या मेमोरी का अचानक गायब हो जाना है, ये एक बहुत ही सुविधाजनक कहानी लगती है। अरे बिल्कुल, शुरू में कोर्ट को भी यही लगा था, है ना? मतलब अगर मैंने पैनिक में आके ROE तोड़ दिए हैं तो उस कानूनी कार्रवाई से बचने का इससे अच्छा बहाना क्या होगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो क्या सच में दिमाग इस तरह से अपनी मेमोरी को ब्लॉक करता है या ये सिर्फ एक कवर अप था? ये स्केप्टिसिज्म पूरी तरह वाजिब है, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ है। दिमाग सच में ब्लॉक करता है। इसे ऑडिटरी एक्सक्लूजन या कॉग्निटिव ओवरलोड कहा जाता है। अच्छा, जब कोई इंसान एक एक्सट्रीम सर्वाइवल सिचुएशन में होता है ना, जहां मौत लिटरली कुछ ही सेकंड दूर होती है, तब दिमाग का जो थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, हाँ, एमिगडाला, वो एमिगडाला पूरे नर्वस सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। दिमाग के उस हिस्से से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन अचानक कम हो जाती है, जो लॉजिकल थिंकिंग या मेमोरी सीक्वेंस बनाता है। यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सही पकड़ा आपने। तो दिमाग अपना सारा ग्लूकोज और एनर्जी सिर्फ उन मोटर स्किल्स और नैरो विजन पर लगा देता है जो जिंदा बचने के लिए चाहिए। जो चीज़ उस एक सेकंड में ज़रूरी नहीं है ना, जैसे कि आवाज़ें या कानूनी रूल्स, दिमाग उसे रिकॉर्ड ही नहीं करता। ओह वाह, प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए वो फालतू फाइल्स डिलीट कर देता है लाइव। एग्जैक्टली, वो दिमाग उस जानकारी को डिस्कार्ड कर देता है। तो इसका मतलब है कि उन सख्त कानूनी ROE के साथ किसी एक्टिव वॉर जोन में लड़ना बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आप एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और उसी वक्त कोई आपके सर पर पत्थर मार रहा हो। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, सही का।
है ना? आपका दिमाग उन दोनों कॉम्प्लेक्स कामों को एक साथ हैंडल ही नहीं कर सकता। वो लॉजिकली सोचना बंद कर देगा और सिर्फ खुद को बचाने पर फोकस करेगा। और इसी वजह से उस दिन कोर्ट मार्शल की तलवार उनके सर पर लटक रही थी। लेकिन वहां किस्मत का एक अजीब खेल हुआ। हाँ, मैं पढ़ रही थी उसके बारे में। एक एपी फोटोग्राफर वहां मौजूद था, राइट? हाँ, बिल्कुल। और उस फोटोग्राफर के फास्ट फ्रेम कैमरा ने उस पूरे सीक्वेंस को टिक 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 करके रिकॉर्ड कर लिया था। उस रिकॉर्डिंग से ही यह साबित हो पाया कि मिलबर्न का जो एक्शन था वो पूरी तरह जस्टिफाइड था। सोचिए, एक मिलिट्री अधिकारी का आगे का पूरा करियर उस पर कोर्ट मार्शल होगा या नहीं, ये एक वहां आम घूमने वाले फोटोग्राफर की रील पर निर्भर था। ये ग्राउंड रियलिटी और कानूनी किताबों का डायरेक्ट टकराव था। और ये टकराव ना वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा डेडली होता चला गया। सोमालिया के बाद जब वॉरफेयर 21st सेंचुरी में आता है तो मैदान पूरी तरह बदल जाता है। खुले मैदानों से निकलकर युद्ध अब शहरों और पतली गलियों में आ गया था। फलूजा का जिक्र यहाँ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है सोर्सेज में। हाँ, फलूजा का अर्बन कॉम्बैट यानी शहरी युद्ध। वहां सालों की मिलिट्री ट्रेनिंग अचानक से एकदम पुरानी और बेकार साबित होने लगी थी। बिल्कुल। और उस फोटोग्राफर के फास्ट फ्रेम कैमरा ने उस पूरे सीक्वेंस को टिक 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 करके रिकॉर्ड कर लिया था। उस रिकॉर्डिंग से ही यह साबित हो पाया कि मिलबर्न का जो एक्शन था वो पूरी तरह जस्टिफाइड था। सोचिए, एक मिलिट्री अधिकारी का आगे का पूरा करियर उस पर कोर्ट मार्शल होगा या नहीं, ये एक वहां आम घूमने वाले फोटोग्राफर की रील पर निर्भर था। ये ग्राउंड रियलिटी और कानूनी किताबों का डायरेक्ट टकराव था। और ये टकराव ना वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा डेडली होता चला गया। सोमालिया के बाद जब वॉरफेयर 21st सेंचुरी में आता है तो मैदान पूरी तरह बदल जाता है। खुले मैदानों से निकलकर युद्ध अब शहरों और पतली गलियों में आ गया था। फलूजा का जिक्र यहाँ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है सोर्सेज में। हाँ, फलूजा का अर्बन कॉम्बैट यानी शहरी युद्ध। वहां सालों की मिलिट्री ट्रेनिंग अचानक से एकदम पुरानी और क्योंकि मिलबर्न बताते हैं कि तब यूएस मरीन्स को अर्बन कॉम्बैट की ट्रेनिंग साल में शायद सिर्फ 3 से 5 दिन की मिलती थी। बाकी पूरा साल वो वही जंगल या खुले मैदान की स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करते थे। सही बात है, एकदम आउटडेटेड प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन में ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी का जिक्र आता है जो सच में किसी को भी हैरान कर दे। एक बंद दरवाजा तोड़कर किसी अंधेरे कमरे में सीधे घुस जाना। अंधेरे में ब्लाइंडली घुसना। हाँ, और फलूजा में जहां दुश्मन उन्हीं अंधेरे कमरों में पहले से गन टाने बैठा होता था, वहां ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सुसाइड जैसी लगती है मुझे। बिल्कुल आत्मघाती थी। तो यहाँ पर एक सवाल नेचुरली दिमाग में आता है कि एक ऐसी सेना जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, ड्रोन्स थे, कम्युनिकेशन था, वो अपने ही लोगों को सदियों पुराने दरवाज़ा तोड़कर घुसने वाले तरीकों पर मजबूर क्यों कर रही थी? क्या टेक्नोलॉजी आने पर ग्राउंड टैक्टिक्स सोचना बंद कर दिया था उन्होंने? देखिए, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का ना होना नहीं था। असली मुद्दा था टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट ना करना और जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया कहते हैं, उसकी जिद होना। इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया मतलब जो सिस्टम चल रहा है बस वही चलेगा। हाँ, बड़े मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस ना एक हैवी मशीन की तरह काम करते हैं। उनके जो डॉक्ट्रिन होते हैं, उनके ट्रेनिंग मैनुअल्स और उनके $multi-billion बजट किसी एक सेट फ्रेमवर्क पर आधारित होते हैं। तो जब सैनिक उन अंधेरे कमरों में घुसते थे तो उन्हें बोला जाता था कि आपने महंगे नाइट विजन गॉगल्स यानी NVGs पर भरोसा करो। लेकिन मैंने पढ़ा था कि NVGs पूरे अंधेरे में ठीक से काम ही नहीं करते। एग्जैक्टली। NVGs को काम करने के लिए थोड़ी बहुत एम्बियंट लाइट चाहिए होती है, जैसे ये तारों की या चांद की रोशनी। लेकिन एक बंद कमरे में जहां बिल्कुल पिच डार्क है, वहां वो एडवांस्ड NVGs किसी प्लास्टिक के खिलौने जैसे थे। अरे बाप रे, यानी वो लिटरल सेंस में अंधे होकर अंदर जा रहे थे। हाँ,
और दुश्मन को तो उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी ना। वो स्टैटिक पोजीशन में घात लगाए बैठा था। 1 सेकंड में मिलिट्री अपना सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज वहां खो देती थी। तो एसेंशियली मतलब सिस्टम ये मानना ही नहीं चाहता था कि उनके इतनी महंगे इक्विपमेंट एक सिंपल से अंधेरे कमरे में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। फ्लॉड सिस्टम के हिसाब से मौत के कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ अपने मैनुअल और डॉक्ट्रिन को बचाने के लिए। और यही इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया की सबसे भयंकर कीमत होती है। ये जो मानसिकता है ना कि हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, ये वॉर जोन में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सही बात है, अडैप्ट करना जरूरी है। अडेप्टेशन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक नए ट्रेनिंग मैनुअल लिखे जाते ना, तब तक ग्राउंड पर कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और इन गलत टैक्टिक्स को ग्राउंड पर फोर्सफुली लागू करवाने की जिम्मेदारी आती है लीडरशिप पर। और वहीं से हम इस मिलिट्री स्ट्रक्चर के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर आते हैं। लीडरशिप चाहे किसी भी फील्ड में हो जरूरी है, पर युद्ध के मैदान में तो ये मौत और जिंदगी का फैसला है। हाँ, और सोर्सेस टॉक्सिक लीडरशिप पर यहाँ बहुत खुलकर बात करते हैं। टॉक्सिक बॉस होते हैं ना, वहां भी लोग काफी परेशान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो मिलिट्री की टॉक्सिक लीडरशिप एक आम नौकरी से इतनी अलग और इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है? फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी देखिए, सिविलियन लाइफ में अगर आपका बॉस टॉक्सिक है, हाँ, तो एम्प्लॉय के पास आजादी होती है। वो एचआर को रिपोर्ट कर सकता है, हाँ, छुट्टी ले सकता है या तंग आकर रिजाइन करके निकल सकता है। हाँ, नोटिस पीरियड सर्व किया और बाय बाय। एग्जैक्टली। लेकिन मिलिट्री का स्ट्रक्चर कानूनी होता है। हाँ, वहां प्यूनिटिव रूल्स होते हैं। हाँ, आप नौकरी छोड़कर वापस नहीं जा सकते, वरना आप पर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। ओह, यानी वहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं, आपको ऑर्डर्स मानने ही हैं, चाहे वो ऑर्डर आपको उस अंधेरे कमरे में मौत के आगे खड़ा कर दें। इस मजबूरी के कारण ना मिलिट्री में टॉक्सिक लीडर्स ज्यादा आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। ये तो बिल्कुल एक ऐसे प्रेशर कुकर के अंदर होने जैसा है जिसका सेफ्टी वाल्व किसी ने बाहर से वेल्ड करके सील कर दिया हो। आप निकल नहीं सकते, नीचे आग जल रही है, दबाव बढ़ रहा है और आपको बस सहना है। सही एनालॉजी है। और सोचिए क्या हो अगर इस प्रोफेशनल दबाव के साथ पर्सनल ट्रेजेडी भी जुड़ जाए। हाँ, सोर्सेज में उस बेहद दर्दनाक किस्से का जिक्र है जहां मिलबर्न जब SOCNT यानी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंट्रल के चीफ ऑफ स्टाफ थे, तब उन्होंने एक कार एक्सीडेंट में अपनी जवान बेटी को खो दिया था। हाँ, ये उनकी जिंदगी का सबसे डार्केस्ट फेज था। एक लीडर जो बाहर हजारों लोगों की जान की जिम्मेवारी उठा रहा है, पर अंदर से डीप डिप्रेशन में पूरी तरह टूट चुका है। मैं सोच भी नहीं सकती उस मेंटल स्टेट को। उस वक्त उनका आंतरिक दुख और उनकी बाहरी ड्यूटी आपस में बुरी तरह से टकरा रहे थे। उन्होंने बताया कि एक रात लगभग 2 बजे नींद की गोलियां लेने के बाद भी वो सो नहीं पा रहे थे। डिप्रेशन और डिस्पेयर उस एक्सट्रीम पॉइंट पर था कि उन्होंने तय कर लिया था कि सुबह होते ही बॉस को कॉल करूंगा और इस्तीफा दे दूंगा। वो पूरी तरह हार चुके थे मेंटली। लेकिन ठीक 3:30 बजे उनका दरवाजा खटखटाया जाता है, राइट? बिल्कुल, एक ट्रूप्स इन कॉन्टैक्ट यानी TIC का इमरजेंसी अलर्ट आता अचानक से। एक सील टीम और उनके लोग आईसिस के आतंकियों के बीच पूरी तरह फंस चुके थे और उन्हें तुरंत इवैक्यूएशन चाहिए था। तो एक लीडर जो खुद अपना वजूद बचाने की हिम्मत खो चुका था, उस रात उसे अचानक उठकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लीड करना पड़ा और अगले कई घंटों तक उन्होंने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सही बात है। और मेरे लिए सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि जब सुबह हुई और ऑपरेशन खत्म हुआ तो उनका वो इस्तीफा देने का ख्याल बिल्कुल गायब हो चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक और हाई स्ट्रेस इवेंट किसी के डीप डिप्रेशन को उस वक्त के लिए ठीक कर दे? इसके पीछे ना साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीपली रूटेड कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम पर्पस या उद्देश्य कहते हैं। जब कोई इंसान एक्सट्रीम ग्रीफ में होता है तो वो अपने दुख की गहराई में डूबता चला जाता है, उसे सब कुछ अर्थहीन लगता है। हाँ, दिमाग एक डार्क लूप में फंस जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब उसी वक्त कोई दूसरा इंसान आपसे मदद मांगता है ना, तो वो जिम्मेदारी एक लाइफ जैकेट की तरह काम करती है। उस रात मिलबर्न को एहसास हुआ कि उनका पर्सनल दुख भले ही बहुत गहरा है, लेकिन यहाँ होने से वो किसी और की जान बचा पा रहे हैं। उनकी अभी भी जरूरत थी किसी को। हाँ, ड्यूटी यहाँ एक बोझ नहीं थी, बल्कि उनकी पर्सनल ट्रेजेडी को प्रोसेस करने का एक एंकर बन गई थी। पर्पस में ना इंसान को सबसे बड़े ट्रॉमा से बाहर निकलने की क्षमता होती है।
और मुझे लगता है इसी पर्पस की तलाश उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी शांति से बैठने नहीं देती। मतलब 32 साल की इतनी एग्जॉस्टिंग मिलिट्री सर्विस के बाद जब उन्हें आराम करना चाहिए था, वो एक नए और फर्क युद्ध क्षेत्र की तरफ खिंचे चले गए, यूक्रेन। बिल्कुल। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यहाँ इन सोर्सेस का विश्लेषण करते हुए हम किसी भी देश या पॉलिटिकल विचारधारा या कॉन्फ्लिक्ट के किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम स्ट्रिक्टली बस ग्राउंड रियलिटी, बदलती टैक्टिक्स और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं। सही कहा आपने। और यूक्रेन की ग्राउंड रियलिटी पिछले सारे वॉर्स से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने वहां जर्नलिस्ट के रूप में शुरुआत की थी, पर जल्द ही उन्होंने मोजार्ट ग्रुप बनाया, जिसका मेन काम सिविलियंस को वॉर जोन से निकालना और यूक्रेनियन नागरिकों को डिफेंस के लिए ट्रेन करना था। और चुनौती का लेवल देखिए आप। उन्हें एक आम आईटी वर्कर को या किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पकड़कर सिर्फ 5 दिन के अंदर फ्रंट लाइंस पर जिंदा रहने के लिए तैयार करना होता था। बाप रे। 5 दिन में एक सिविलियन को सैनिक बनाना, ये तो सच में किसी डेस्परेट सर्वाइवल मूवी जैसा लगता है मुझे। डेस्परेशन उस लेवल पर थी कि पूछिए मत। वहीं का एक किस्सा इन किताबी मिलिट्री थ्योरीज की धज्जियां उड़ा देता है। एक यूक्रेनियन सैनिक जिसे बंदूक ठीक से चलानी आती ही नहीं थी, वो बिना बंदूक के ही फ्रंट लाइंस पे पहुंच गया था। हाँ, उसका कमांडर देखता है कि ये सिपाही तो अपनी ही यूनिट पर गन पॉइंट कर रहा है गलती से, तो वो कमांडर तंग आकर उससे बंदूक छीन लेता है। और उसके हाथ में ग्रेनेड से भरा एक कैनवस बैग थमा रहता है ना। बिल्कुल। और आदेश देता है कि जब सामने दुश्मन दिखे तो बस ठहर कर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देना। और उसने वैसे ही सरवाइव किया वहां। ये अजीब भी है और स्कैरी भी। पर क्या इस लेवल की रॉ डेस्परेट इन्फेंट्री टैक्टिक्स ही यूक्रेन वॉर की सबसे भयानक तस्वीर थी? नहीं, ग्राउंड इन्फेंट्री तो अपनी जगह थी, पर यूक्रेन वॉर की सबसे डार्क और भयानक सच्चाई ना आसमान में थी। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का आतंक। ड्रोन्स? हाँ, सोर्सेज में उन ड्रोन्स की आवाज और इनके खौफ की तुलना सीधे वर्ल्ड वॉर 2 के जर्मन स्टूका डाइव बॉम्बर से की गई है। अच्छा, वो जो आवाज करते थे गिरते वक्त? एग्जैक्टली। स्टूका बॉम्बर्स जब डाइव करते थे तो जानबूझकर एक कान फाड़ने वाली आवाज निकालते थे। उनका मेन टारगेट सिर्फ डैमेज करना नहीं था, बल्कि ग्राउंड पर बैठे लोगों को साइकोलॉजिकली पैरालाइज करना था। और आप 21st सेंचुरी में वही पैरालाइसिस इन छोटे कमर्शियल और FPV ड्रोन्स ने ला दिया है। ये ड्रोन वॉरफेयर सुनने में जितना टेक्निकल और साईफाई लगता है, अंदर से उतना ही डरावना है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है ना कि युद्ध को फिजिकली ऑपरेटर से दूर कर दिया है, लेकिन जो टारगेट है उसके लिए साइकोलॉजिकली बहुत नजदीक ला दिया है। बहुत नजदीक। मतलब एक ऐसी मौत जो आकाश से आपकी तरफ उड़ती हुई आ रही है और जिसकी ऑपरेटर को शायद अपनी स्क्रीन पर आपका चेहरा साफ दिख रहा है। आप उसकी भिन्न भिन्न आवाज सुन सकते हैं, पर बचाव में कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो यहां तक सुना है कि इनका हिट रेट 90% तक होता है। हाँ, लगभग 90%। सोचिए, आर्टिलरी आती है तो इंसान ट्रेंच में या किसी बंकर में जाकर छुप जाता है, पर ये FPV ड्रोन ना किसी गाइडेड मिसाइल की तरह आपको ढूंढ कर मारता है। एक सैनिक के दिमाग पर सोचिए क्या असर पड़ता होगा जब उसे पता है कि उसे लगातार देखा जा रहा है। हर वक्त मौत उसके सर पर मंडरा रही है। इसे मॉडर्न मिलिट्री टर्म्स में ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बैटलफील्ड कहा जाता है। पहले के वॉर्स में, चाहे वो जंगल हो या शहर, अंधेरा और ट्रीज या बिल्डिंग्स एक कवर का काम करते थे। हाँ, जहां दिमाग थोड़ी देर रिलैक्स कर सके। बिल्कुल। पर अब थर्मल सेंसर्स और ड्रोन्स ने उस सेफ जोन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इंसान का नर्वस सिस्टम इस लेवल के कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए बना ही नहीं है। अगर आपके दिमाग को 24 घंटे ये सिग्नल मिले कि कोई आसमान से उसे स्टॉक कर रहा है, तो दिमाग की वायरिंग बुरी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और अब हम उस मुकाम पर आते हैं जहां ये सभी अनुभव आपस में जुड़ने लगते हैं। एक दिमाग जिसने सोमालिया के उस कन्फ्यूजन को झेला, फलूजा के अंधेरे कमरों में मौत देखी, अपनी बच्ची को खोने का दुख सहा और अब आखिर में यूक्रेन में ड्रोन्स की भयंकर आवाज झेली। कोई इंसान इन अनसीन घावों को आखिर भरता कैसे है? युद्ध की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, पर क्या ट्रॉमा ठीक करने का तरीका वही पुराना है? तरीका तो अक्सर वही पुराना और डीपली फ्लॉड ही होता है। सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि सेना के अंदर अल्कोहल कल्चर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी शराब का सहारा लेना। हाँ, कई सैनिक अपने इन इनविजिबल वुंड्स को हील करने या एटलीस्ट दिमाग को थोड़ी देर नम करने के लिए शराब पीते हैं।
वो उस बैटलफील्ड की ट्रांसपेरेंसी और फियर को एक आर्टिफिशियल डार्कनेस से छुपाना चाहते हैं। लेकिन मिलबर्न को जल्दी समझ आ गया था कि शराब ट्रॉमा का कोई इलाज नहीं है। वो जानते थे कि अल्कोहल उनकी एंग्जाइटी को मिटा नहीं रही, बल्कि रातों की नींद खराब करके उसे और गहरा कर रही है। तो उन्होंने अल्कोहल पूरी तरह छोड़ दी। इसे हम एक आम सिचुएशन से बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर इंजन खराब होने की एक लाल वार्निंग लाइट जल रही हो। हाँ, अब अगर आप उसे मैकेनिक के पास ले जाने के बजाय उस वार्निंग लाइट के ऊपर बस एक ब्लैक टेप चिपका दें, तो लाइट तो दिखनी बंद हो जाएगी ना? बिल्कुल लाइट छुप जाएगी। पर क्या इंजन ठीक हो जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं, वो और बुरी तरह ओवरहीट होगा और जलेगा। तो नशे से ट्रॉमा ठीक नहीं होता, बल्कि एंग्जाइटी के इंजन में आप और तेल डाल देते हैं। सही बात है। तो मिलबर्न ने वो टेप हटाने और इंजन ठीक करने के लिए आखिर क्या तरीका अपनाया? उनका तरीका था वल्नरेबिलिटी। उन्होंने अपने इमोशंस को छुपाने के बजाय उन्हें एक्सप्रेस करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उनके अंदर जो भी एंगर, ग्रीफ और डार्क एक्सपीरियंसेस थे ना, उन्हें शब्दों में ढालना शुरू किया। वाओ! वो रोज लगभग 2000 शब्द लिखते थे, जो उनके लिए कॉग्निटिव प्रोसेसिंग टूल बन गया। लिखने की वो क्रिएटिविटी उनके उस मेंटल प्रेशर को बाहर निकालने का एक सेफ्टी वाल्व बन गई, और वही राइटिंग बाद में उनकी अवार्ड विनिंग बुक में बदल गई। ये एक बहुत पावरफुल लेसन है ना? उन्होंने अपने इस सफर से जो लेसन निकाला वो सबसे खास है कि जीतना जरूरी है, पर किस कीमत पर। एक पॉइंट के बाद उन्हें ये एहसास हो गया था कि एक लीडर की या देश की जो ब्लड थर्स्टी जिद होती है ना जीतने की, वो इंसानी कंपैशन से बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने उस मेंटल स्टेट को, जिसे मिलिट्री पीटीएसडी कहती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में तब्दील कर दिया। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर मैं समेटूं तो एक बहुत ही प्रोफाउंड और साफ तस्वीर बनती है। मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो फिजिकल टैक्टिक्स से हटकर पूरी तरह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। आरओई की कितनी भी मोटी किताबें हों, बंद अंधेरे कमरों में फैली टेक्नोलॉजी हो या आकाश में घूमते ड्रोन्स, हथियार एडवांस जरूर हो गए हैं, लेकिन उस मॉडर्न हेलमेट के पीछे जो इंसानी दिमाग बैठा है, वो दिमाग वही सदियों पुराना है। वही दिमाग है। करने के लिए वायलेंस की नहीं, बल्कि कंपैशन की जरूरत होती है। और इस चर्चा का सबसे बड़ा इंसाइट वही है कि सच्ची ताकत या रेजिलियंस अपने आप को पत्थर जैसा बना लेने में नहीं है, बल्कि अपनी पेन और वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करके उससे खुद के और सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल आगे लाने में है। एग्जैक्टली। और इसलिए इस चर्चा को हम एक ऐसे आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं जो आज नहीं तो कल हम सबको सोसाइटी के रूप में खुद से पूछना ही होगा। वो क्या? आज कॉम्बैट जोन में बैठे सैनिक इन FPV ड्रोन्स और इस हाइपर ट्रांसपेरेंट वॉरफेयर का आतंक झेल रहे हैं, लेकिन कल जब इस मॉडर्न युद्ध को देख चुके ये लोग वापस अपने देशों में और अपनी आम सिविलियन जिंदगी में लौटेंगे, तो तब क्या होगा? ये एक बहुत डरावना थॉट है। अमेज़न डिलीवरी ड्रोन के रोटर्स की आवाज गूंजेगी तो उस एक आवाज से उसके दिमाग में किस लेवल का मॉडर्न पैरानोया ट्रिगर होगा। मौत का डर जो आकाश से आता है, क्या हमारी आज की मेडिकल साइंस और हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस बिल्कुल नए और अनसीन साइकोलॉजिकल वूंड को ठीक करने के लिए तैयार है? बहुत मुश्किल सवाल है ना? मुझे लगता है ये एक ऐसा इनविजिबल बैटलफील्ड है जिस पर आगे आने वाले दशकों में इंसानियत को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे भी यही लगता है। तो इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इन सवालों के साथ छोड़ते हैं आपको, ताकि आप भी इन पर जरूर विचार करें।